नमस्कार। दृष्टि इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की हमारी इस कक्षा को शुरू करते हैं। कल हमने इन कक्षाओं की शुरुआत की और देखा कि किस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा और कक्षाओं का क्रम कैसा रहेगा। कल की कक्षा में हमने देखा अंतर्जात बल क्या होते हैं, वलन क्या होता है, भ्रंशन और वलन कौन सी स्थिति में उत्पन्न होते हैं। इसके बाद जो वलन है उसके प्रकार भी हमने देखे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी भ्रंश के बारे में, या फिर जो तनाव मूलक बल है उसके परिणामों के विषय में। तनाव मूलक बल जब किसी सतह पर कार्य करते हैं तो वो कौन कौन से परिणाम सामने ला सकते हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की कक्षा में तनाव मूलक बल एवं सतह पर परिणाम। तनाव मूलक बल एवं सतह पर परिणाम। एक सेकंड भाई, बच्चों होल्ड। अब हम बात कर रहे थे तनाव मूलक बल एवं सतह पर इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, तनाव मूलक बल दोनों तरीके से हो सकता है। तनाव मूलक बल के कारण भ्रंशन भी हो सकता है, चटकन भी हो सकता है, सतह पर दरारें भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो जब एक सतह के नीचे पिघली चट्टानों का प्रवाह, यानी जिनको हम कहते हैं मैग्मा, अगर वो मैग्मा प्रवाह केंद्र से दोनों ओर होता है, तब इस सतह के ऊपर तनाव बल कार्य करता है। और तनाव बल जब कार्य करता है और सतह पर दो स्थानों पर दरारें उत्पन्न हो या चटकन उत्पन्न हो, जैसे मान लीजिए एक यहां पर उत्पन्न हुई और एक यहां पर उत्पन्न हुई, तब ये सतहें टूटकर एक दूसरे से दूर जा सकती है और इस प्रकार इसको हम कहेंगे भ्रंश। ठीक, तो भ्रंश क्या होता है? भ्रंश होता है जब किसी सतह पर तनाव मूलक बल कार्य करे, खिंचाव, और उसमें दो भ्रंश तलों की उत्पत्ति हो। ये क्या है? ये है भ्रंश तल। जहां पर दरार पड़ी है वही भ्रंश तल कहलाता है। भ्रंश तलों की उत्पत्ति हो और दोनों भ्रंश तलों से सतह है, यानी जो धरातल है, वो दो विपरीत दिशाओं में खिसक जाए या सरक जाए, या दोनों विपरीत दिशाओं में उनका संचलन हो जाए, तब जो एक विशेष आकृति या वहां पर जो दरार पड़ी है उसके सारे सतह का ऊपर नीचे या आगे पीछे का जो खिसकाव होता है उसी को हम कहते हैं भ्रंश। ठीक, तो भ्रंश क्या होता है? सबसे पहले उसकी एक परिभाषा लिखिए। भ्रंश यानी फॉल्ट, लिखिए, तनाव मूलक बल के कारण, तनाव मूलक बल के कारण जब पृथ्वी सतह में एक या एक से अधिक स्थानों पर, पृथ्वी सतह पर एक या एक से अधिक स्थानों पर दरारें उत्पन्न हो, दरारें उत्पन्न हो, आगे लिखिए, इन्हीं दरारों को भ्रंश तल कहा जाता है। इन्हीं दरारों को भ्रंश तल कहा जाता है।
लिखिए, जब इन दरारों के सहारे, जब इन दरारों के सहारे पृथ्वी सतह का आगे पीछे या ऊपर नीचे, पृथ्वी सतह का आगे पीछे या ऊपर नीचे स्थानांतरण ही भ्रंश कहलाता है। आगे पीछे या ऊपर नीचे स्थानांतरण ही भ्रंश कहलाता है। ठीक, तो ये हुआ भ्रंश। अब देखिए, जब सामान्य रूप से दो सतहों के भाग यानी सतह के दो भाग एक दूसरे से दूर हट जाएं तो उसको कहते हैं सामान्य भ्रंश, यानी हम कह सकते हैं भ्रंश के प्रकार। एक हो सकता है सामान्य भ्रंश, दूसरा हो सकता है व्युत्क्रम भ्रंश, और तीसरा होता है सोपानी भ्रंश। इसमें से जो सामान्य भ्रंश है यह तो परिणाम होता है तनाव का, तनाव मूलक बल का परिणाम। ठीक, लेकिन ये जो व्युत्क्रम भ्रंश होता है ये संपीड़न बल का परिणाम होता है। सामान्य भ्रंश क्या होता है और व्युत्क्रम भ्रंश क्या होता है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, सामान्य भ्रंश तो यही है कि अगर किसी बेस यानी आधार से ऊपर के दो टुकड़े सामान्यतः तनाव के कारण एक दूसरे से दूर हट जाएं और उनके बीच में एक गड्ढा हो जाए तो इसको कहते हैं सामान्य भ्रंश। यानी सतह के कोई पृथ्वी सतह के दो टुकड़े जब एक दूसरे से दूर हट जाएं, वो भी तनाव मूलक बल के कारण, तो उसे कहते हैं सामान्य भ्रंश। तो सामान्य भ्रंश की परिभाषा लिख लीजिए। सामान्य भ्रंश लिख लीजिए, जब पृथ्वी सतह के कोई दो खंड, जब पृथ्वी सतह के कोई दो खंड तनाव मूलक बल के कारण, तनाव मूलक बल के कारण एक दूसरे से विपरीत और दूर हट जाते हैं, एक दूसरे से विपरीत और दूर हट जाते हैं, तब इसे सामान्य भ्रंश कहा जाता है। तब इसे सामान्य भ्रंश कहा जाता है। दूसरा होता है व्युत्क्रम भ्रंश। देखो, सामान्य भ्रंश में क्या हुआ, सामान्य भ्रंश में किसी भी क्षेत्र का विस्तार होता है। इसमें विस्तार हुआ क्योंकि जितनी जगह पहले थी उससे ज्यादा दूर में फैल चुके हैं ये चट्टानें, यानी इसमें चट्टानों का प्रसार होता है। चट्टानों का एक प्रकार से क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जितनी दूर में वो चट्टानें थी उससे ज्यादा क्षेत्र में फैल जाती हैं। ठीक, लेकिन ये जो व्युत्क्रम भ्रंश होता है, व्युत्क्रम भ्रंश सच में परिणाम होता है संपीड़न का परिणाम। जब दो स्थलखंड एक दूसरे के निकट आए और उनमें से एक स्थलखंड
भ्रंश तल के सहारे फिसलकर ऊपर की ओर चला जाए और इस प्रकार दोनों भ्रंश तल या दोनों जो स्थलखंड थे जितने एक दूसरे से दूर होते हैं उसकी बजाय वो पास में आ जाएं, या फिर कहें कि वो दोनों मिलकर जितनी दूर में फैले हुए थे उस दूरी से कम दूरी में रह जाएं, तो कुल मिलाकर जो स्थल भाग है या जितनी दूर में वो चट्टानें फैली हुई थी उससे अब कम दूरी में फैली हुई हैं, और इस प्रकार जब भ्रंश बनता है तो उसे व्युत्क्रम भ्रंश कहा जाता है। तो अगला लिख लीजिए, व्युत्क्रम भ्रंश। लिखिए इसके अंदर, जब पृथ्वी सतह के कोई दो खंड, जब पृथ्वी सतह के कोई दो खंड संपीड़न बल के कारण एक दूसरे की ओर खिसकते हैं, संपीड़न बल के कारण एक दूसरे की ओर खिसकते हैं, और इस प्रक्रिया में कोई एक स्थलखंड दूसरे स्थलखंड पर आरोहित हो जाए, कोई एक स्थलखंड दूसरे स्थलखंड पर आरोहित हो जाए, तब उसे व्युत्क्रम भ्रंश कहा जाता है, तब उसे व्युत्क्रम भ्रंश कहा जाता है। ठीक है, इसमें लिख लीजिए एक बात, ऐसे भ्रंश की स्थिति में, ऐसे भ्रंश की स्थिति में चट्टानी विस्तार का क्षेत्रफल संकुचित हो जाता है, चट्टानी विस्तार का क्षेत्रफल संकुचित हो जाता है, यानी चट्टानें जितनी दूर में पहले विस्तृत थी उससे कम दूरी में विस्तृत हो जाती है। तीसरा होता है सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश का अर्थ यह होता है कि जब भ्रंश उत्पन्न हो तो कई सारे भ्रंश उत्पन्न हो, कई सारे भ्रंश तल बने और सारे भ्रंश मिलकर एक सोपान यानी सीढ़ीदार संरचना का निर्माण करें, तब उसे कहते हैं सोपानी भ्रंश। लिखिए, जब किसी क्षेत्र में, देखिए जब किसी क्षेत्र में पृथ्वी सतह पर एक ही क्रम में अनेक भ्रंश तलों का निर्माण होता है, जब किसी क्षेत्र में पृथ्वी तल पर एक ही क्रम में अनेक भ्रंश तलों का निर्माण होता है, एक ही क्रम में अनेक भ्रंश तलों का निर्माण होता है, और इस प्रकार उनके सहारे हुए भूमि खिसकाव, और इस प्रकार उनके सहारे हुए भूमि खिसकाव का ढलान भी एक ही ओर हो, का ढलान भी एक ही ओर हो, तब निर्मित सीढ़ीदार संरचना, तब निर्मित सीढ़ीदार संरचना
सोपानी भ्रंश कहलाता है। सीढ़ीदार संरचना सोपानी भ्रंश कहलाता है। तो ये हुआ सोपानी भ्रंश। अब इस भ्रंश क्रिया के कारण कौन कौन से परिणाम सामने आते हैं? भ्रंश क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, भ्रंश क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। देखो, भ्रंशन के कारण कुछ तो ये सोपानी संरचनाएं बन रही हैं, कुछ गड्ढे बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी विशेषताएं होती हैं। जैसे मान लीजिए भ्रंशन या भ्रंश तल एक साथ दो निर्मित हों। अगर दो भ्रंश तलों का निर्माण हो एक दूसरे के समानांतर, यानी एक के साथ एक दो दरारें पड़ जाएं, और उसमें हमेशा एक तनाव मूलक बल बना रहे, तनाव या संपीड़न बल बना रहे, ज्यादातर तनाव वाला, तो देखिए क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सतह है, इस सतह पर दो भ्रंश तल निर्मित होते हैं। ये वाला भाग दूर हटना चाहता है, ये वाला भाग दूर हटना चाहता है, तो ये बीच वाला भाग हो सकता है नीचे धंस जाए। दूसरा हो सकता है कि दो भ्रंश तलों का निर्माण हुआ, एक दो, ये वाला भाग हटना चाहता है, ये वाला भाग हटना चाहता है, और इस प्रकार, या फिर इस प्रकार की बजाय दूसरा करेंगे, इसमें ये वाला भाग नीचे चला जाए, ये वाला भाग नीचे चला जाए, और ये वहीं बना रहे। ठीक, एक ये हो सकता है। तीसरा इसमें बन सकता है, दो भ्रंश तलों का निर्माण हुआ, ये भाग इसमें ऊपर उठ गया, ये भाग इसमें ऊपर उठ गया, और ये वहीं बना रहा। चौथा इसमें हो सकता है कि ऐसे दो भ्रंश तलों का निर्माण हुआ, उसमें संपीड़न हुआ, और ये वाला भाग ऊपर उठ गया। ऐसे चार परिणाम मोटे मोटे तौर पर देखे जा सकते हैं। देखने में सारे के सारे कुछ ऐसे दिखाई देंगे कि ये भाग यहां है, ये भाग यहां है, और बीच वाला भाग जो है ऐसे नीचे धंस गया। इसमें देखने को मिलेगा आपको कि ये वाला भाग बीच में बचा हुआ है, ये वाला भाग नीचे धंस गया है, और ये वाला भाग नीचे धंस गया है, यानी ये दोनों नीचे की ओर आ गए। यहां पर लगेगा ये वाला भाग यहां बचा हुआ है, ये वाला भाग ऊपर उठ गया, और ये वाला भाग ऊपर उठ गया, यानी ये दोनों ऊपर उठे हैं। इस वाले में लगेगा कि ये वाले भाग कुछ एक दूसरे के निकट आने की कोशिश कर रहे थे, और जिसकी वजह से बीच वाला भाग जो है ऊपर की ओर निकल गया। ये वाला भाग ऊपर निकल गया, और ये दोनों नजदीक आ गए। ये चार परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखने में ये और ये वाला एक जैसा दिखाई देते हैं, और ये वाला एक जैसा दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें ना कुछ अंतर है। अब आपको इसका अंतर दिखाई देगा। देखो, इस दूसरे और चौथे में जो समानता आपको नजर आ रही है कि बीच वाला भाग ऊपर है और दोनों और वाले भाग नीचे हैं, तो देखिए मैं बता दूं आपको, इस दूसरे वाले में बीच वाला भाग वही है, दोनों साइड वाले नीचे चले गए, और चौथे वाले में दोनों साइड वाले जो हैं पार्श्व भाग वो वहीं पर हैं, बीच वाला ऊपर उठ गया। तो संरचना देखने में एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन उनकी निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग है। निर्माण की प्रक्रिया एक समान नहीं है। ऐसे ही अगर आप पहले और तीसरे को देखेंगे तो वो एक जैसे आपको दिखाई देंगे कि दोनों और वाले जो भाग हैं वो
अपनी जगह पर है और बीच वाला भाग जो है नीचे की ओर गया हुआ है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, इसमें तो यही बात है कि दोनों ओर वाले जो भाग हैं, पार्श्व भाग, वो अपने स्थान पर है, बीच वाला नीचे धंस गया। लेकिन इसमें जरा देखिए, बीच वाला भाग अपने स्थान पर है, लेकिन दोनों ओर के भाग जो हैं वो थोड़े से ऊपर की ओर उठ गए। अब इनके बनने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है, इसीलिए इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे ये वाला जो बना है, इसको हम कहते हैं जब बीच वाला भाग नीचे धंस जाता है तो इसको हम कहते हैं भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। जब दोनों ओर के भाग नीचे धंस जाएं और बीच वाला भाग ऊपर उठ जाए तो ऐसे पर्वत को हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक माउंटेन। जब बीच वाला हिस्सा वहीं रहे, दोनों ओर वाले ऊपर उठ जाएं तो इस प्रकार बनी हुई इस घाटी को हम कहते हैं रैंप घाटी। और दोनों ओर वाले हिस्से अपने स्थान पर बने रहे और बीच वाला ऊपर उठ जाए तो इसको हम कहते हैं हॉर्स्ट पर्वत। हॉर्स्ट पर्वत। तो चारों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, अंतर को मैं यहां शब्दों में भी लिख देता हूं, आप भी मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए। अब इसमें मैं आपको बता दूंगी, ये तो पार्श्व भाग होते हैं, यह भी एक पार्श्व भाग है और इसे कहते हैं मध्यवर्ती भाग। मध्यवर्ती भाग, पार्श्व भाग और मध्यवर्ती भाग। अब इस भ्रंश घाटी की परिभाषा क्या होगी? पार्श्व भाग अपने स्तर पर हों और केंद्रीय भाग का धंसाव हो जाए, धंसाव हो जाए। तो पार्श्व भाग स्थिर रहें या अपने स्तर पे रहें, ज्यादा ना ऊपर ना नीचे गए, वही है अपने स्तर पे, और मध्यवर्ती भाग में धंसाव हो जाए, तब बनी हुई संरचना आकृति को हम क्या कहेंगे? रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी। इसके बाद दूसरा, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन का अर्थ होता है कि केंद्रीय भाग स्थिर रहे जबकि पार्श्व खंडों का धंसाव हो जाए, पार्श्व खंडों का धंसाव हो जाए, तो उसे हम कहेंगे ब्लॉक पर्वत। तीसरा आता है रैंप घाटी। जब केंद्रवर्ती भाग स्थिर रहे एवं पार्श्व खंड या खंडों का उत्थान हो जाए, तब उसे हम कहेंगे रैंप घाटी।
होस्ट पर्वत, इसमें हम कहेंगे कि यह सामान्यतः संपीड़न का परिणाम होता है। यह सामान्यतः संपीड़न का परिणाम होता है, जिसमें पार्श्व भाग अपने स्तर पर बने रहते हैं, जिसमें पार्श्व भाग अपने स्तर पर बने रहते हैं, जबकि केंद्रीय भाग का उत्थान होता है। केंद्रीय भाग का उत्थान होता है। तो पार्श्व भाग स्थिर रहें और केंद्रीय भाग उत्थान हो जाए तो उसे कहते हैं होस्ट पर्वत। अब दुनिया भर में इस भ्रंश घाटी के बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक, नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है जल्दी से। ठीक है, हो गया। अब विश्व भर में इस भ्रंश घाटी के बहुत सारे उदाहरण हैं, कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। जैसे भ्रंश घाटी के उदाहरण हम दे सकते हैं, एक तो हमारी नर्मदा और ताप्ती वाली जो घाटी है, भारत में नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ये घाटियां भ्रंश घाटियों के ही उदाहरण हैं। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर घाटियां। इसके अतिरिक्त जो जर्मनी की या यूरोप में कहें तो ज्यादा बेहतर है, यूरोप की राइन नदी घाटी, राइन नदी भी भ्रंश घाटी के अंदर से होकर बहती है। इसके अतिरिक्त विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है महान भ्रंश घाटी। महान भ्रंश घाटी, महान भ्रंश घाटी है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। मैं आपको चित्र में दिखाऊं तो इसमें कई सारी झील हैं, जैसे टरकाना है, अल्बर्ट है, रुडोल्फ है, टांग्यानिका, ये सारी की सारी झीलें उसी भ्रंश घाटी में हैं।
यहाँ एक मैप मैं चाह रहा था कि आप सब लोगों को दिखा दूं, चलिए शायद इसमें हो सकती है। हाँ, बिल्कुल है। देखिए, ये जो भ्रंश घाटी है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, इसी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी के भाग हैं मलावी झील, यहां पर है मलावी झील। इसके अलावा इसी का भाग है ये टांगेनिका झील, टांगेनिका झील। इसी का भाग है यहां पर एक और झील है मलावी झील, टांगेनिका, इसमें यहां पर, हाँ ये रही मलावी झील। इसी का भाग है एक अल्बर्टा झील, अल्बर्ट झील। इसी का भाग माना जाता है यह है लाल सागर। इसी महान भ्रंश घाटी का भाग वहां ऊपर एक अकाबा की खाड़ी है। और जो मृत सागर है वो भी अफ्रीका, यानी पूर्वी अफ्रीका की जो महान भ्रंश घाटी है उसी का भाग माने जाते हैं ये सब। टांगेनिका झील, मलावी झील, अच्छा मलावी का नाम तो मैंने लिख दिया, मलावी झील, अल्बर्ट झील, ठीक, एक तुर्काना झील है, तुर्काना, ठीक, अल्बर्ट, मलावी, तुर्काना, टांगेनिका, ये तो कुछ झील हैं। इन झीलों के अतिरिक्त लाल सागर है, अकाबा की खाड़ी है और मृत सागर है। ये सब पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी के भाग हैं। ठीक, अब यहां पर याद रखना, ये सबसे बड़ी झील जो है वो है विक्टोरिया झील, लेकिन विक्टोरिया झील इस महान भ्रंश घाटी का भाग नहीं है, तो ये बात लिख देना। कि विक्टोरिया झील इस महान भ्रंश घाटी का भाग नहीं है। विक्टोरिया झील इस महान भ्रंश घाटी का भाग नहीं है। ठीक, ये तो हुई भ्रंश घाटी के कुछ उदाहरण। अब अगर हम देखना चाहें कि हमारे ब्लॉक पर्वत के कुछ उदाहरण हैं या नहीं है, तो ब्लॉक पर्वत का एक बहुत शानदार उदाहरण होगा नर्मदा और ताप्ती घाटियों के बीच में सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत अपनी अपने स्थान पर स्थिर है, उसका तल ना नीचे गया ना ऊपर, लेकिन उसके उत्तर और दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती की घाटियां हैं, और वो नर्मदा और ताप्ती की घाटियां नीचे धंसाव के कारण बनी है। तो वो भ्रंश घाटियां और बीच में बचा हुआ जो है वो पर्वत। रैंप घाटी, इसका बहुत शानदार उदाहरण है, जैसे असम में ब्रह्मपुत्र घाटी। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी जहां बहती है वो एक रैंप घाटी ही है। उसके दक्षिण में आपको ऊपर उठा हुआ पर्वत या पठारी क्षेत्र मिलेगा, जैसे शिलोंग पठार।
और उत्तर में आपको हिमालय मिलेगा। असम के उत्तर में हिमालय है, शिवालिक, मध्य हिमालय और महान हिमालय। दक्षिण में अगर आप देखेंगे जहां ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उसके दक्षिण में, तो वहां पर हमारा राज्य है मेघालय, और मेघालय के अंदर शिलोंग पठार यानी गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां। तो इस प्रकार असम जो घाटी है वो ऊपर या नीचे नहीं गई, बल्कि उसके दोनों ओर के भाग, हिमालय ऊपर उठ गया, शिलोंग का पठार ऊपर उठ गया, तो हमें वो घाटी नीचे गहरी दिखाई देती है। लेकिन दूर से देखने पर पता चलता है कि वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा जैसी ही मैदान है। ठीक, होस्ट पर्वत के भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे जर्मनी वगैरह में, फ्रांस वगैरह में जो वॉसजेस हैं, जो हॉर्ज पर्वत है, ये कुछ इन्हीं पर्वतों के यानी ब्लॉक पर्वत और होस्ट पर्वत के उदाहरण हैं। तो ये तो हुए हमारे कुछ भ्रंश और अंतर्जात जो बल होते हैं उनके परिणाम। ठीक है, अब बात करते हैं हम इससे आगे। अंतर्जात बलों में ये तो थे महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल, लेकिन अंतर्जात बलों में ही आकस्मिक बल भी होते हैं, जैसे सुनामी है, भूकंप है, इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी है, तो उनको भी पढ़ना जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे अंतर्जात आकस्मिक बलों के बारे में, या आकस्मिक अंतर्जात संचलन। अगली बात होगी आकस्मिक अंतर्जात संचलन। इसमें तीन शामिल होते हैं, तीन तत्व। एक होता है भूकंप, दूसरा होता है ज्वालामुखी, और तीसरा होता है उसी के कारण होने वाला सुनामी। भूकंप और ज्वालामुखी के कारण ही सुनामी भी उत्पन्न हो सकती है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप के सभी जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। अब भूकंप क्या है, आइए जरा देखते हैं। भूकंप के बारे में सर्वप्रथम कहा जाता है कि पृथ्वी सतह पर अचानक होने वाले कंपन को हम भूकंप कहते हैं। सतह का कंपन, पृथ्वी सतह में अचानक होने वाले कंपन को भूकंप कहा जाता है। अचानक होने वाले कंपन को भूकंप कहा जाता है। अब इस कंपन का कारण प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी। ठीक, इस भूकंप का कारण प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। अगर हम प्राकृतिक कारकों की बात करें, प्राकृतिक कारणों की बात करें, तो प्राकृतिक कारणों में हो सकते हैं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप उत्पत्ति का एक बहुत ही
सामान्य कारण हो सकता है, बहुत ही साधारण कारण हो सकता है। ज्वालामुखी जैसे ही फटेंगे तो वो एक विस्फोटक ज्वालामुखी जब होगा तो वो आसपास की सतह में कंपन निश्चित तौर पर उत्पन्न कर देता है। इसके बाद अगली बात करें तो एक होता है विवर्तनिक। विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक भूकंप का अर्थ है पृथ्वी सतह कई सारे टुकड़ों में टूटा हुआ है और ये टुकड़े जब आपस में चलते हैं, जिनको हम प्लेट कहते हैं, तो ये टकराते हैं, घर्षण उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं और ये कंपन का कारण बनते हैं। और ये विवर्तनिक जो भूकंप होते हैं ये पृथ्वी पर आम धारणा है, सामान्य रूप से कहीं ना कहीं विवर्तनिक भूकंप बनते ही रहते हैं। इसीलिए विवर्तनिक भूकंपों को हम कहते हैं सामान्य भूकंप। विवर्तनिक भूकंपों को हम कहते हैं सामान्य भूकंप। ठीक, यानी पृथ्वी सतह के टूटे हुए टुकड़े आपस में एक दूसरे के नजदीक आए और टकराएं, एक दूसरे से दूर जाएं और नीचे से कुछ मैग्मा वगैरह निकले, पिघली हुई चट्टानें निकले, या एक दूसरे के साथ साथ आगे पीछे खिसके तो भी घर्षण होगा और टूटेंगे, आपस में कंपन होगा, तो उसको कहते हैं विवर्तनिक भूकंप। तीसरा प्राकृतिक कारण हो सकता है जैसे उल्कापात। कहीं अंतरिक्ष से आकर कोई बहुत जबरदस्त बड़ा सा उल्कापिंड गिर जाए तब पृथ्वी सतह शानदार तरीके से कंपन करेगी और वो कंपन बहुत घातक भी हो सकता है, बहुत उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा भी हो सकती है, वो बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा सकता है। ठीक, तो उल्कापिंड वाला, ये कुछ ऐसे कारक हैं जो प्राकृतिक कारक हैं, प्रकृति द्वारा ही भूकंप की उत्पत्ति के कारण है ये। ठीक, इसके बाद में कुछ कृत्रिम कारण होते हैं जैसे खदान का ढह जाना। इसको कोलैप्स भूकंप कहा जाता है। कोलैप्स भूकंप, ठीक है, खदान का ढह जाना, इसको कहते हैं हम कोलैप्स भूकंप। यानी खदान पूरी तरीके से ढह गई और वो जब नीचे गिरी, उसकी ऊपर वाली तली, देखो होता क्या है, खदान एक गुफा जैसी बना देते हैं लोग। जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर यहां पर एक छेद बनाएंगे और छेद बनाकर इस प्रकार से अंदर खदान खोद लेते हैं। ये वाला गड्ढा मतलब खाली पड़ा है, तो अगर किसी दिन इसके ऊपर वाली जो छत है, ये छत जो कुछ पिलर पे रुकी हुई है, कुछ खंबे बीच बीच में छोड़ देते हैं, बाकी ये छत है पूरी पूरी, अगर ये छत किसी दिन ऊपर से टूट के गिर जाए तो बहुत ज्यादा कंपन पैदा करेगी और इसी को हम कहते हैं कोलैप्स भूकंप। ठीक, तो कंपन होगा। अगला हो सकता है जलाशय जनित भूकंप। जलाशय जनित भूकंप, नदियों के मार्ग में हम दीवारें बना देते हैं, बाधा उत्पन्न कर देते हैं और उस बाधा के कारण बहुत सारा जल एक ही जगह पर एकत्रित हो जाता है, झील बन जाती है, कृत्रिम झील। जैसे भाखड़ा नांगल बांधों के पीछे बनी हुई है, रिहंद बांध के पीछे बनी हुई है, सरदार सरोवर के पीछे बनी हुई है,
या फिर आप और किसी बांध की बात कर सकते हैं, टिहरी बांध है, इनके पीछे जो झील बनी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी झील बनी हुई है पानी की। अब वो इतना सारा पानी जो हमने एकत्रित कर दिया, वो नीचे सतह पर दबाव भी तो डालता होगा। नीचे की चट्टानों पर पहले वो दबाव नहीं था, जब तक कि हमने वहां पानी नहीं भरा था तब तक उन नीचे की चट्टानों पर ऐसा कोई दबाव नहीं था। लेकिन अब चूंकि हमने वहां पानी भर दिया तो नीचे की चट्टानों पर एक अतिरिक्त दबाव आ गया। उस दबाव के कारण नीचे की चट्टानें टूट सकती हैं। वो तब तक उस दबाव को सहन करती हैं, स्वीकार करती हैं, जब तक उनकी प्रत्यास्थता की सीमा होती है, इलास्टिसिटी की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसे दबती रहती चट्टान, दबती रहती है, और एक दिन आएगा उस जिस दिन वो सहन नहीं कर पाएंगे, टूट जाएंगे ऐसे, क्योंकि चट्टान तो भंगुर होती है। तो वो जब तक दबाव सहन करेंगी उसके बाद अचानक से टूट जाती है। जैसे ही चट्टानें टूटती हैं तो वहां से दबाव की मुक्ति होती है या ऊर्जा की मुक्ति होती है, और ऊर्जा की मुक्ति कंपन उत्पन्न करती है। ऊर्जा की मुक्ति कैसे? देखो, अगर किसी चीज पे लगातार दबाव डाला जाए तो उसमें ऊर्जा का संचय हो जाता है। जैसे हमने किसी लकड़ी को लिया और उस लकड़ी को लगातार हम ऐसे दबा रहे हैं, एकदम मोड़ रहे हैं, तो जब तक हम उसको मोड़ते रहेंगे तब तक हो क्या रहा है, उसमें ऊर्जा संचय हो रहा है, और जिस समय वो टूटेगी वो ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। इसीलिए आप देखते हैं कभी कभी ऐसे मुड़ी हुई लकड़ी का कोई टुकड़ा जब टूटता है तो बहुत दूर जाके गिरता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऊर्जा एकत्रित हो रही है, इकट्ठी हो रही है, संचय हो रहा है, और वो अचानक से वहां से भागेगी। ठीक, तो वो भी एक भूकंप का कारण बनता है, जलाशय जनित भूकंप। जैसे इसके अगर उदाहरण दिए जाएं तो आप कह सकते हैं कि भारत में एक तो टिहरी बांध, इसका एक अच्छा उदाहरण है जिसके कारण कि भूकंप आए हैं, और दूसरा है कोयना बांध। ये टिहरी और कोयना बांध जब से बने हैं उन क्षेत्रों में भूकंप की उत्पत्ति हुई है। उससे पहले उन क्षेत्रों में भूकंप की उत्पत्ति नहीं होती थी। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो बांध हैं ये भूकंप उत्पत्ति का कारण बन रहे हैं। ठीक, तो एक हो गया जलाशय जनित भूकंप। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण विवर्तनिक भूकंप हो सकता है, उल्कापात वाला भूकंप हो सकता है। ये तो कुछ प्राकृतिक कारण हो गए पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने के। कुछ छोटे मोटे प्राकृतिक कारण और भी हो सकते हैं, जैसे ये तो उल्कापात है, बल्कि एक छोटा सा कारण हो सकता है इसमें, जैसे भूस्खलन। अचानक पहाड़ी ढलान से बहुत सारी मिट्टी फिसलकर या टूटकर नीचे की ओर गिर जाए तो एक छोटे क्षेत्र में हल्का सा भूकंप उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि वो चट्टानी मलबा जब नीचे गिरेगा तो नीचे के धरातल पर एक धक्का मारेगा, इंपैक्ट उत्पन्न करेगा, एक धड़ाम की आवाज आएगी, गिरेगा ऊपर से, तब उसमें कंपन उत्पन्न हो सकता है। तो ये भी एक भूकंप का कारण होता है, भूस्खलन भी। इसके बाद ज्वालामुखी विवर्तनिक भूकंप, उल्कापात, खदान ढह जाने से, जलाशय जनित भूकंप। अब देखो, छोटे मोटे भूकंप तब भी उत्पन्न हो सकते हैं जैसे कोई बम धमाका हो। छोटा सा पटाखा जब फूटता है तब भी खिड़की दरवाजे कंपकपा उठते हैं। जब बम ब्लास्ट होता है, बड़ा सा बम फटता है कहीं पर, तो दीवारें हिलकर टूट जाती हैं। छोटे मोटे जो शीशे विशे लगे होते हैं वो सब उड़ जाते हैं कंपन के कारण। तो वो भी एक भूकंप का कारण बन सकता है। बम का जो धमाका होता है वो भी एक भूकंप का कारण बनता है। तो ये भूकंप उत्पत्ति के कुछ कारण हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम सब मिलाकर। अब आगे आते हैं। देखिए, भूकंप पृथ्वी सतह के अंदर ही पैदा होता है, ये तो पक्की बात है। बाहर तो बहुत ही कृत्रिम कारण हो सकते हैं।
तो पृथ्वी सतह से नीचे जहां सबसे पहले भूकंप की गतिविधि शुरू होती है उस बिंदु को हम कहते हैं भूकंप केंद्र या फिर भूकंप का मूल। तो इस बिंदु को हम कहते हैं भूकंप केंद्र या भूकंप का मूल। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है फोकस। अर्थक्वेक सेंटर और फोकस। परिभाषा क्या होगी इसकी? भूगर्भ में जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप क्रिया की शुरुआत होती है उसे भूकंप केंद्र या फोकस कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए। भूगर्भ में, यहां आगे लिख लीजिए इसके, भूगर्भ में जिस स्थान बिंदु पर, भूगर्भ में जिस स्थान बिंदु पर भूकंप क्रिया का प्रारंभ होता है भूकंप क्रिया का प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल या भूकंप का केंद्र कहा जाता है। उसे भूकंप मूल या भूकंप का केंद्र कहा जाता है। ठीक। अगली बात, पृथ्वी सतह पर जहां सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। या फिर इसे ही कहते हैं अधिकेंद्र। एपिसेंटर या अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र की परिभाषा क्या होगी वो भी नोट कीजिए उसके आगे। एपिसेंटर या अधिकेंद्र। लिखिए, पृथ्वी सतह का वह स्थान बिंदु, पृथ्वी सतह का वह स्थान बिंदु जो भूकंप मूल से ऊर्ध्वाधर ऊपर होता है, भूकंप मूल या केंद्र से ऊर्ध्वाधर ऊपर होता है, लिखिए, यहां भूकंप, यहां सतही भूकंप, यहां सतही भूकंप यानी जो सतह पर भूकंप आते हैं यानी जो महसूस होता है भूकंप, यहां सतही भूकंप सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है। यहां सतही भूकंप सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है। अगला बिंदु और लिख लीजिए, यह सर्वाधिक भूकंप परिमाण वाला क्षेत्र होता है। परिमाण मतलब जहां सबसे ज्यादा भूकंप की ऊर्जा का अनुभव किया जाता है, यानी भूकंप की ऊर्जा का जहां सबसे अधिक अनुभव किया जाता है वो स्थान, जहां भूकंप की ऊर्जा का सर्वाधिक अनुभव किया जाता है। तो सर्वाधिक भूकंप परिमाण वाला स्थान होता है। अब जब भूकंप की ऊर्जा सबसे अधिक यहीं पर अनुभव की जाएगी, यहीं सबसे ज्यादा कंपन होगा, तो सीधी सी बात है जो आर्थिक क्षति होने वाली है वो भी यहीं पर होगी। तो लिख दीजिए इसके आगे, यही कारण है कि भूकंप द्वारा होने वाली, यही कारण है कि भूकंप द्वारा होने वाली सर्वाधिक क्षति भी, भूकंप द्वारा होने वाली सर्वाधिक क्षति भी इसी क्षेत्र में होती है। सर्वाधिक क्षति भी इसी क्षेत्र में होती है। ठीक है, तो भूकंप से सबसे ज्यादा क्षति जहां होती है वो यही जगह होती है। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं भूकंप को लेकर। इसके बाद अगली बात होती है कि सिस्मोलॉजी जो शब्द होता है, सिस्मोलॉजी शब्द जो प्रयोग में लिया जाता है वो लिया जाता है भूकंप विज्ञान के लिए। भूकंप विज्ञान या भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है उसे ही हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। अगला शब्द होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ शब्द का अर्थ होता है भूकंप मापने का उपकरण। भूकंप मापने का उपकरण, इसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप मापने का उपकरण सिस्मोग्राफ। ठीक, अब जब हम भूकंप को मापते हैं तो भूकंप मापने के कई सारे स्केल होते हैं, कई सारे पैमाने होते हैं। अब पैमाने क्या क्या हो सकते हैं, आइए उन पर भी चर्चा करते हैं। जैसे आप सब लोगों ने एक नाम सुना होगा, मर्केली पैमाना। भूकंप मापने का एक पैमाना जिसे हम कहते हैं मर्केली पैमाना। अब देखिए, इस मर्केली पैमाने की कुछ विशेषताएं हैं जो हमें परीक्षा में देखने को मिल सकती हैं और पूछी जा सकती हैं कि जो मर्केली पैमाना है उस पर पहली बात तो 1 से 12 है। मापक अंक बने होते हैं, 1 से 12 मापक अंक बने होते हैं। और यह पैमाना जो मापन करता है उसका आधार क्या होता है वो भी जरा देख लेते हैं। तो इसमें आगे लिख लीजिए कि यह पैमाना भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। अब तीव्रता किस प्रकार की, कौन सी तीव्रता, तो यहां पर आगे कहा जाता है कि भूकंप द्वारा धरातल पर हुए प्रभावों को देखकर, भूकंप द्वारा धरातल पर हुए प्रभावों को देखकर ये क्या करेगा, भूकंप की तीव्रता का मापन करेगा। तो भूकंप की तीव्रता का मापन भूकंप द्वारा धरातल पर हुए प्रभावों को देखकर करता है। यानी किसी भूकंप से पृथ्वी सतह पर कितनी क्षति हुई, कितना नुकसान हुआ, पहले इसको देखा जाएगा। देखने के बाद में बताया जाएगा कि
ये भूकंप कितनी तीव्रता वाला था, इसने क्या क्या नुकसान किया, उस आधार पर हम बताएंगे कि कितना तेज भूकंप था। अब ये एक समय तक तो ठीक था, जब सारे घर, भवन, बिल्डिंग, दीवारें, भैया मोटी दीवार है तो सुरक्षित है, मोटी दीवार नहीं है, पतली है तो टूट जाएगी। भूकंप आया, कोई दीवार नहीं टूटी तो समझ लो वो बहुत मोटी है, भूकंप आया कोई दीवार टूट गई तो समझ लो वो बहुत पतली है, बस। लेकिन वर्तमान समय में दीवार की मोटाई, केवल दीवार की मोटाई देखने से उस दीवार की जो सुदृढ़ता है, दृढ़ता है, उसका पता नहीं चलता है, बल्कि हमें उसमें कौन सी सीमेंट लगी है, उस दीवार में कौन सी ईंट लगी है, उस दीवार के अंदर बनाने के बाद में उसको सूखने के में कितना समय दिया गया है, वो सारी बातें, वो सारी बातों पर डिपेंड करेगा कि वो दीवार कितनी मजबूत होगी। लेकिन ये तो भाई साहब केवल बाहर के जो भी प्रभाव हुए हैं भूकंप से उनको देखकर ही बताने वाले हैं। तो कहाँ कितनी मजबूत, कितना सुदृढ़ दीवार बनी हुई है, कहाँ कितनी कमजोर दीवार बनी हुई है, इससे इनको कोई लेने देना नहीं है। अब मर्केली पैमाने को कहा जाता है एक गुणात्मक पैमाना, जो कि भूकंप के गुण बताता है। यानी सच में भूकंप ने क्या किया, मर्केली स्केल ये बात व्याख्याकृत करता है। ठीक, अब ये व्यक्तिनिष्ठ पैमाना भी है, यह एक व्यक्तिनिष्ठ पैमाना है। व्यक्तिनिष्ठ पैमाने का अर्थ यह होता है कि एक ही भूकंप का अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई यंत्र नहीं है जो भावुक ना हो, कोई यंत्र नहीं है यहां पर, नहीं तो यंत्र तो किसी भी स्थिति में एक ही परिणाम देने के लिए तैयार रहता है कि जो डेटा है, तथ्य हैं वो एक जैसे हैं तो परिणाम भी एक जैसा ही होना चाहिए, होगा। लेकिन व्यक्तिनिष्ठ होने का अर्थ है कि एक ही भूकंप का भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा, एक ही भूकंप का भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न वर्णन, या व्यक्तियों की कर दो, भिन्न, एक ही भूकंप की भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न व्याख्याएं की जा सकती है। यानी कुल मिलाकर भूकंप एक था और 10 व्यक्तियों ने उसको 10 प्रकार का बता दिया। तो अगर ऐसा ही किसी से पूछकर और जानकारी के आधार पर ही आपको भूकंप को बताना है कि भूकंप आया है, तो फिर वो भूकंप का मापन हो गया एक व्यक्तिनिष्ठ। ठीक, इसके बाद एक और पैमाना होता है जिसको हम कहते हैं रिक्टर पैमाना। अगला पैमाना है रिक्टर पैमाना।
रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाने की पहली बात तो यह है कि रिक्टर अपने पैमाने पर 0 से लेकर 10 तक अंकों की गणना करता है। तो 0 से, 0 तो क्या ही होगा वैसे, 1 से 10 अंकों तक गणना की जाती है। तो गणना 1 से लेकर 10 अंकों तक होती है। 1 का मतलब होता है, मतलब 0 के बाद में जो भी भूकंप है वो 1 में आ जाएगा, और 9.9999 तक का जो भूकंप होगा या 10 का भूकंप होगा, पूरा पूरा 10, वो एक, मतलब एक का, सॉरी, एक का भूकंप वो 1 में आएगा पूरा का पूरा। और जो 2 भूकंप होगा वो 1 दशमलव जो भी शुरू हो जाए वो 2 में आएगा, और फिर 9.1 से शुरू होने वाला 10 में आएगा। तो 10.1 भूकंप नहीं होता, 10 तक होता है, और 0 से शुरू होता है। 0 जो भी हो वहां से शुरू होगा। तो 1 से 10 अंकों तक इसमें गणना होती है। अगली बात होती है कि यह पैमाना भूकंप तरंगों के, यह पैमाना भूकंप तरंगों के परिमाण का मापन करता है। परिमाण, मैग्नीट्यूड। भूकंप तरंगों के परिमाण का मापन। परिमाण का अर्थ होता है कंपन का स्तर क्या है, यानी वो उसमें ऊर्जा कितनी है, सॉरी, परिमाण का अर्थ होता है उसमें ऊर्जा कितनी हो। परिमाण का अर्थ होता है ऊर्जा की मात्रा। ठीक। और भूकंप तरंगों का परिमाण कितना है, और साथ ही साथ यहां पर बताया जाता है कि इसमें प्रत्येक अंक पिछले अंक से, प्रत्येक अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक ऊर्जा, सॉरी, 10 गुना अधिक आयाम तथा 32 गुना अधिक ऊर्जा दर्शाता है। यानी प्रत्येक अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक आयाम तथा 32 गुना अधिक ऊर्जा दर्शाता है। ऊर्जा जो कि मैग्नीट्यूड के रूप में होती है, और आयाम की अगर हम बात करें तो आयाम का अर्थ होता है कंपन का स्तर। यानी आयाम का अर्थ होता है चट्टानें अपने स्थान से कितनी हिली हैं, चट्टानें अपने स्थान से कितनी मूवमेंट की हैं, उसको हम कहते हैं आयाम। तो प्रत्येक अंक
पिछले अंक से 10 गुना अधिक आयाम का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर 5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया और कोई दूसरा स्थान है जहां पर 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, और हमें पता लगाना है कि स्थान ए से स्थान बी पर जो भूकंप आया है उस भूकंप में आयाम कितना है, कितना अधिक है। तो 5 से 6 पर जब हम पहुंचेंगे तो इसको गुणा करना है 10 से, और 6 से जब हम 7 पे पहुंचेंगे तो इसको भी गुणा करना है 10 से, और फिर से 7 से जब 8 पहुंचेंगे तब भी उसको गुणा करना है 10 से। तो इसका अर्थ हुआ 10 से फिर से 10 से गुणा कर कर वहां पहुंच सकते हैं। तो ये तो 10 गुना ज्यादा है, इससे 7 100 गुना ज्यादा है, इससे 8 1000 गुना ज्यादा है। तो यहां पर ए से बी का जो आयाम है वो है 1000 गुना अधिक आयाम। ए से बी भूकंप, जहां बी स्थान पर जो भूकंप आया है उसमें 1000 गुना अधिक आयाम था, ऊर्जा तो और भी अधिक होगी। ठीक, अब यहां पर दो बातें और होती हैं कि भूकंप का मूल जितना गहराई पर होता है, भूकंप का मूल जितनी गहराई पर होता है, ये पक्की बात है कि उस भूकंप में ऊर्जा तो अधिक होगी, परिमाण तो अधिक होगा उसका, क्योंकि जितना गहराई पर कोई चट्टान टूटेंगी इसका अर्थ है कि उनका दबाव बहुत ज्यादा रहा होगा, तो वहां पर ऊर्जा तो अधिक होगी, परिमाण तो अधिक होगा उसका। लेकिन उस भूकंप का जो सतह पर प्रभाव है वो कम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो सतह के निकट भूकंप उसी परिमाण से अगर उत्पन्न होंगे तो वो सतह पर ज्यादा प्रभाव डालेंगे। तो कम गहराई, कम भूकंप गहराई, यानी कम भूकंप मूल की जितनी गहराई कम होती है उतना ही वो भूकंप ज्यादा प्रभावी होता है। भूकंप मूल की गहराई जितनी कम होती है, एक समान परिमाण होने पर छिछला भूकंप अधिक प्रभावी होता है। लिख दीजिए, लिखिए, जिस भूकंप में भूकंप मूल कम गहराई पर अवस्थित होता है, जिस भूकंप में भूकंप मूल कम गहराई पर अवस्थित होता है वो समान परिमाण होने पर सतह पर अधिक आयाम उत्पन्न कर सकता है। समान परिमाण होने पर सतह पर अधिक आयाम उत्पन्न कर सकता है। यानी ऊर्जा तो उस गहरे भूकंप जितनी ही हो, लेकिन भूकंप इस बार गहरा नहीं था और ऊर्जा उतनी ही है, तो फिर यकीन मानिए कि वो जो छिछला भूकंप होगा वो सतह पर ज्यादा कंपन पैदा कर सकता है, ज्यादा आयाम उत्पन्न कर सकता है। तो ये छिछला और गहरा भूकंप का आपस में संबंध। और ये जो रिक्टर पैमाना होता है, ये रिक्टर पैमाना सच में वस्तुनिष्ठ पैमाना होता है, याद रखिए, वस्तुनिष्ठ पैमाना होता है। और वस्तुनिष्ठ पैमाने का अर्थ होता है एक ऐसा पैमाना जिस पर किसी मनुष्य का कोई प्रभाव नहीं होता, एक मशीन होती है जो भूकंप को स्वयं मापती है। चाहे वहां मनुष्य हो या ना हो, फिर भी भूकंप की तीव्रता जितनी थी, भूकंप में परिमाण ऊर्जा जितनी आई, कंपन जितना हुआ,
उसको सही सही मापेगी, क्योंकि उस पर किसी प्रकार का कोई मनुष्य का दबाव नहीं, और इसीलिए इसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ के साथ साथ उस पैमाने को हमने कहा गुणात्मक, यानी गुण दर्शाता है, और इसे हम कहते हैं मात्रात्मक। गुणात्मक और मात्रात्मक पैमाना, ठीक है। तो ये भूकंप की ऊर्जा, उसके आयाम, उनका मात्रा बताएगा, उसके गुण नहीं बताएगा कि उस मात्रा ने कितना, यानी उसने जो कंपन था उसने आखिरकार कितना प्रभाव डाला, इस प्रकार की कोई बात नहीं करता, ठीक है। तो ये हुए भूकंप मापने के दो पैमाने। अब देखिए, भूकंप मापने के वैसे और बहुत सारे भी पैमाने होते हैं। जैसे एक होता है मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, ठीक है। मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल एक ऐसा पैमाना होता है जो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल के एक उन्नत प्रकार को दर्शाता है। यानी जो रिक्टर स्केल जिस प्रकार से मापता है लगभग उसी प्रकार से मापता है, लेकिन उसका भी एक उन्नत स्तर होता है, ठीक है। अब ये तीन चीजों पर गौर करता है। एक तो जो फोल्ट के सहारे जो विस्थापन होता है, यानी फोल्ट स्लिप, यानी कोई भ्रंश उत्पन्न हुआ भूकंप के कारण, तो वो कितना खिसका, उस पर ध्यान देगा। एक फोल्ट का आकार, यानी कितनी दूर तक खिसका, यानी जो फोल्ट खिसका उसका विस्थापन कितना हुआ, एक तो विस्थापन कितनी दूर, और इसके बाद ये होता है कि वो उसका आकार कितना बड़ा, कितनी दूर में वो विस्थापन हुआ। एक तो विस्थापन मान लीजिए इतना सा हुआ, लेकिन वो विस्थापन कितने एरिया में हुआ, 10 किलोमीटर में हुआ, 2 किलोमीटर में हुआ, आधा किलोमीटर में हुआ। विस्थापन तो 2 फीट हुआ, लेकिन वो 2 फीट कितने बड़े एरिया में हुआ, कितने क्षेत्र में हुआ। और इसके बाद होता है वहां पर जहां चट्टानें फटी हैं उस भूकंप के कारण, वो चट्टानें कितनी सुदृढ़ थी। इन तीन चीजों का एक साथ अध्ययन करता है। जैसे रिक्टर पैमाने है, बस इतना देखता है कि भैया उसमें ऊर्जा कितनी थी, लेकिन मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, जिसको MMS बोलते हैं, मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, तो मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल क्या चीजें देखता है। एक देखता है कि जो भूकंप के कारण सतह में दरार पड़ी है वो कितनी चौड़ी दरार है। दूसरा देखता है वो दरार कितनी दूर में बनी है। और तीसरी चीज देखती है, दरार तो बनी है, ऐसी दरार तो यहां पर भी इस भूकंप में बनी, 2 साल पहले एक भूकंप आया था दूसरी जगह, वहां पर भी इतनी ही चौड़ी दीवार बनी है। तो क्या दोनों में ऊर्जा बराबर होगी? जरूरी नहीं है। हो सकता है कि यहां चट्टानें मजबूत हों, बहुत कठोर हों, और वहां की चट्टानें बहुत ही मुलायम हों, तो वहां पर कम ऊर्जा वाला भूकंप भी उतनी ही चौड़ी और लंबी दरार बना सकता है जितनी यहां पर अधिक तीव्रता वाले भूकंप ने बनाई है, अधिक परिमाण वाले भूकंप ने बनाई है, अधिक ऊर्जा वाले, अधिक आयाम वाले भूकंप ने बनाई है। मेरे हिसाब से बात समझ गए होंगे कि मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल इस बात पर जोर देता है कि दरार कितनी चौड़ी हुई, दरार कितनी दूर में बनी। तो वो ऊर्जा की निशानी है कि भैया जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उतनी ही चौड़ी दीवार बनेगी, और जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उतनी दूर तक वो प्रभावी होगी। ठीक, तो बनने वाली जो दरार है उसकी चौड़ाई और लंबाई इस बात का प्रमाण है कि उसमें ऊर्जा कितनी थी। लेकिन एक दूसरी जगह भी सेम उतनी ही चौड़ाई लंबाई वाली दरार बनी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों जगह भूकंप की ऊर्जा एक समान थी। क्यों? क्योंकि एक जगह चट्टानें कमजोर हो सकती है, दूसरी जगह बहुत ही मजबूत चट्टानें हो सकती हैं। तो
मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल वहां की चट्टानों की कठोरता, दृढ़ता भी चेक करता है। तो मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल के बारे में दो बातें लिख लीजिए। इसका नाम है मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल लिखिए। यह भूकंप मापने का यह पैमाना, ऐसे लिखिए, भूकंप मापने का यह पैमाना रिक्टर पैमाने, रिक्टर पैमाने का एक प्रकार का उन्नत संस्करण है। रिक्टर पैमाने का एक प्रकार का उन्नत संस्करण है। देखिए, यह पैमाना भूकंप परिमाण की गणना, यह पैमाना भूकंप परिमाण की गणना 3 आधारों पर करता है। भूकंप परिमाण की गणना 3 आधारों पर करता है। लिखिए, पहला, भूकंप द्वारा निर्मित, भूकंप द्वारा निर्मित भ्रंश की चौड़ाई, भूकंप द्वारा निर्मित भ्रंश की चौड़ाई। दूसरा, निर्मित भ्रंश की लंबाई, निर्मित भ्रंश की लंबाई। तीसरा लिखिए, निर्मित भ्रंश क्षेत्र में चट्टानों की कठोरता का स्तर। निर्मित भ्रंश क्षेत्र की चट्टानों, निर्मित भ्रंश क्षेत्र की चट्टानों की कठोरता का स्तर, चट्टानों की कठोरता का स्तर। तो ये सब कुछ जांच कर मूवमेंट मैग्नीट्यूड जो स्केल है या पैमाना है, वो एक भूकंप के परिमाण को बताता है कि वो भूकंप कितना अधिक प्रभावी होगा या कितना अधिक प्रभावी रहा है। ठीक है। तो ये हुआ भूकंप मापने का एक प्रकार। अब हम अगर आगे बात करें कि भूकंप की जो ऊर्जा होती है वो एक से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से ट्रेवल करके जाती है, तो भूकंप की जो ऊर्जा होती है वो एक से दूसरे स्थान पर भूकंपीय तरंगों के माध्यम से जाती है। और भूकंपीय तरंगों का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि भूकंप की तरंगें पृथ्वी के आर पार निकलती हैं और हमारी पृथ्वी के अंदर की बनावट कैसी है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। तो भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक विस्तृत और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करवाती है। ठीक, तो मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, ये तो स्केल हो गया। अब बात करते हैं भूकंपीय तरंगे।
भूकंपीय तरंगे। सबसे पहले तो भूकंपीय तरंगों की परिभाषा लिखिए कि भूकंपीय तरंगे होती क्या है। लिखिए भूकंप क्षेत्र में निर्मुक्त यानी जो मुक्त हुई है, निर्मुक्त ऊर्जा को भूकंप मूल से सभी दिशाओं में, भूकंप मूल से सभी दिशाओं में प्रसारित करने वाली तरंगे होती हैं। सभी दिशाओं में प्रसारित करने वाली तरंगे होती हैं, तो ये होती हैं भूकंपीय तरंगे। अब आगे लिखिए, भूकंपीय तरंगे मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं। तो भूकंपीय तरंगे होती हैं 3 प्रकार की। इनमें से एक होती है पी यानी प्राइमरी यानी प्राथमिक, दूसरी होती है एस सेकेंडरी या फिर कहें तो द्वितीयक, और तीसरी होती है एल यानी लंबी, या फिर इसी को बोलते हैं दीर्घ तरंग। लंबी या फिर दीर्घ तरंग, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और लंबी यानी दीर्घ तरंग। इनमें से अगर एक एक करके हम बात करने की कोशिश करें कि पी तरंग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो पी तरंग की पहली विशेषता होती है कि तीनों तरंगों में इसका वेग सर्वाधिक होता है। नोट कर लीजिए, तीनों तरंगों में इसका वेग सर्वाधिक होता है। तीनों तरंगों में इसका वेग सर्वाधिक होता है। अब तीनों तरंगों में सबसे ज्यादा तेज चलेगी, तो फिर इसका अर्थ यह हुआ कि सिस्मोग्राफ के ऊपर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग यही होगी। तो आगे की बात भी नोट कर दीजिए कि यही कारण है कि यह भूकंप मूल पर सर्वप्रथम पहुंचती है। यही कारण है कि यह भूकंप मूल पर यही कारण है कि यह भूकंप मूल पर सर्वप्रथम पहुंचती है। ठीक है, तो भूकंप मूल पर सबसे पहले पहुंचेगी। इसके बाद अगली बात होती है इसके बारे में कि यह तरंग ध्वनि तरंगों की जैसे गति करती है। ध्वनि तरंगों के जैसे चलती है। ध्वनि तरंगों की जैसे चलती है। अब ध्वनि तरंग कैसे चलती है? ध्वनि तरंग किसी भी माध्यम से कुछ इस प्रकार से गति करती है, ठीक, यानी इनको कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग, या फिर इसको कहा जाता है संपीड़नात्मक तरंग। अनुदैर्ध्य या फिर संपीड़नात्मक तरंग।
यानी जिस भी माध्यम से ये गुजरेगी उस माध्यम के जो कण होंगे उनको एक बार संपीड़ित करेगी, एक बार विस्तारित करेगी, एक बार संपीड़ित करेगी, एक बार विस्तारित करेगी। जिसका अर्थ ये हुआ कि तरंग जिस दिशा में गति करती है, जिस दिशा में गतिमान होती है, माध्यम के कण उसके समानांतर ही कंपायमान होते हैं। यानी माध्यम के कणों का आयाम भी उनके समानांतर ही होता है। तो ये बात भी नोट कर लीजिए कि इस तरंग का संचलन जिस दिशा में होता है, इस तरंग का संचलन जिस दिशा में होता है, माध्यम के कणों का आयाम भी उसके समानांतर ही होता है। माध्यम के कणों का आयाम भी उसके समानांतर ही होता है। ठीक। अगली बात आती है इसकी विशेषता की जो प्राथमिक तरंग होती है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के माध्यमों से होकर गति कर सकती है। ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के माध्यमों से होकर गति कर सकती है। चाहे मार्ग में पत्थर हो, जो कि होते ही हैं, पानी हो यानी जल या कुछ पिघली हुई चट्टाने हो तो भी इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जल वाष्प या कोई अन्य गैस हो जो कि पृथ्वी के गर्भ में हो सकती है तो भी प्राथमिक तरंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो तीनों प्रकार के माध्यमों को पार करके आगे निकल जाती है। तो ये होती है प्राथमिक तरंग, भूकंप की पहली तरंग। अब इस पहली तरंग को थोड़ा सा और आगे बढ़कर देखें तो पृथ्वी के कोर के अंदर, पृथ्वी के अंदर से जब ये तरंगें गुजरती हैं तब अलग अलग घनत्व होने पर, क्या चक्कर है, इनका वेग अलग अलग होता है। और जब वेग अलग अलग होता है क्या चक्कर है, अरे भैया वो लफड़े, ये क्या चक्कर है। तो देखिए, जब ये भूकंप की तरंगें पृथ्वी के अंदर से गुजरती हैं, पहली बात तो आपको मैं दिखा दूं कि संपीड़नात्मक तरंग का क्या अर्थ होता है। ये इस प्रकार से जब कंपन करती है तो स्प्रिंग को जैसे हम पकड़ के छोड़ते हैं और वो अलग अलग जगह से संपीड़ित होती है, विस्तारित होती है, तो उस प्रकार से गति करती है। इसके बाद ये जो प्राथमिक तरंग है, जरा यहां देखिए, प्राथमिक तरंग जब पृथ्वी के अंदर से निकलती है तो सघन और विरल माध्यम यानी अंदर घनत्व अलग अलग होने के कारण इसका जो वेग होता है वो अलग अलग होता है और ये अलग अलग पृथ्वी की आंतरिक परतों से गुजरते समय अपनी दिशा से मुड़ जाती है और मुड़ने के कारण एक ऐसा स्थान बनता है जहां पर ये दृश्य नहीं होती और इसीलिए कहा जाता है नो डायरेक्ट पी वेज, यानी सीधे तौर पर यहां पर पी तरंग नहीं पहुंची और इसे हम कहेंगे पी वेव शैडो जोन, यानी पी तरंग का छाया क्षेत्र। यहां से लेकर और यहां तक क्या बन गया, पी तरंग का छाया क्षेत्र। ठीक है, पी तरंग का छाया क्षेत्र। तो पी वेव का छाया जोन भी बनता है, लेकिन इसको हम बात करेंगे एस के साथ।
यानी एस तरंग को और पढ़ लें तो हम बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि कौन सी तरंग का छाया क्षेत्र ज्यादा है और कौन सी तरंग का कम। दूसरी तरंग होती है एस तरंग। एस तरंग का जो वेग होता है वो पी से कम होता है, पी से कम, और जो एल है उससे अधिक होता है, एल से अधिक होता है, पी से कम और एल से अधिक। इसके बाद दूसरी बात आती है कि जो एस तरंग है उसका चलने की प्रवृत्ति प्रकाश तरंगों की जैसे होती है, यानी यह तरंग प्रकाश तरंगों के जैसे चलती है, यह तरंग प्रकाश तरंगों के जैसे चलती है। ठीक जिस प्रकार से प्रकाश तरंगें गति करती हैं वैसे ही यह चलती है। प्रकाश तरंग कैसे चलती है? प्रकाश तरंग का चलने का जो पाथ होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिगजैग। ऐसी तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग का अर्थ होता है एक ऐसी तरंग जो अपने गमन दिशा से लंबवत अपने माध्यम के कणों का आयाम उत्पन्न करती है। यानी ऐसी तरंग द्वारा माध्यम के कणों में तरंग संचलन दिशा के लंबवत आयाम उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो इसमें नोट कर लीजिए इसके बाद में कि इसका वेग p से कम और l से अधिक होता है, प्रकाश तरंगों की जैसे चलती है, अर्थात यह एक अनुप्रस्थ तरंग है, अर्थात यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसमें आगे नोट कर लीजिए अनुप्रस्थ तरंग का क्या अर्थ है। लिखिए, अनुप्रस्थ वे तरंगे होती हैं जो, अनुप्रस्थ वे तरंगे होती हैं जो अपने माध्यम कणों में, अपने माध्यम कणों में तरंग संचलन दिशा से लंबवत आयाम उत्पन्न करती हैं, जो अपने माध्यम कणों में तरंग संचलन दिशा से, यानी तरंग जिस ओर जाएगी तरंग संचलन दिशा से लंबवत आयाम उत्पन्न करती है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर तरंग तो इस दिशा में चल रही है, मेरे बाएं से दाहिने हाथ की ओर, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की ओर, लेकिन जो माध्यम है, जिस माध्यम से होकर ये तरंग जा रही है उसमें लंबवत कंपन हो रहा है। ऐसे कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं यहां से वहां मेरे हाथ को लेके जाऊं लेकिन फिर भी मेरा हाथ सीधा चलने के बजाय ऊपर और नीचे की ओर गति करता हुआ चल रहा है, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अब ये जो सेकेंडरी वेव है, द्वितीयक तरंग है, ये प्राथमिक तरंग के जैसे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर नहीं चल सकती, बल्कि सेकेंडरी वेव केवल ठोस माध्यम से ही होकर चल सकती है। यानी जहां पर भी पिघली हुई चट्टान, पानी, कोई और गैस या जलवाष्प इनके मार्ग में आता है, वैसे ही इनका संचलन समाप्त हो जाता है। यानी वहां से आगे वो नहीं बढ़ पाएंगी, वहीं पर समाप्त हो जाएंगी। तो इनके बारे में ये बात लिख दीजिए कि द्वितीयक तरंगें या एस तरंगें केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजर सकती है। एस तरंगें केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजर सकती हैं, केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजर सकती है। इसके बाद अगली बात आती है कि ये जो प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे हैं, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। और क्योंकि ये पृथ्वी के कोर के अंदर से भीतरी काया से होकर चलती हैं, आर पार निकल सकती हैं पृथ्वी के, और इसीलिए इनको कहा जाता है
पृथ्वी की आंतरिक तरंगे, बॉडी या फिर काया तरंगे। पृथ्वी की आंतरिक तरंगे या फिर बॉडी या फिर काया तरंगे। ठीक, तो ये बात भी नोट कर लीजिए कि P और S दोनों तरंगे पृथ्वी की आंतरिक बॉडी या फिर काया तरंगे कहलाती है। आंतरिक बॉडी या फिर काया तरंगे कहलाती है। ठीक है, क्योंकि लिखिए, क्योंकि ये तरंगे भूगर्भ को पार कर, क्योंकि ये तरंगे भूगर्भ को पार कर दूसरी ओर भी प्रकट हो सकती है। भूगर्भ को पार कर दूसरी ओर भी प्रकट हो सकती है। देखिए, यही कारण है कि इन दोनों तरंगों को भूगर्भ के विषय में स्तृत और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का स्रोत माना जाता है। विस्तृत और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो आंतरिक बॉडी या काया तरंगे इनको कहा जाता है दोनों को, और ये आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी दे सकती है। इसके बाद में अगली बात आती है कि तीसरी तरंग कहां और कैसे चलती है। तो तीसरी तरंग को हम कहते हैं एल तरंग। एल दीर्घ, या फिर उसे कहते हैं लंबी तरंग, या फिर उसे ही कहते हैं लव तरंग। एक वैज्ञानिक का नाम था मिस्टर लव, उन्होंने इसको खोजा था, इसलिए उसको लव तरंग के नाम से भी जाना जाता है। अब एल तरंग का वेग तीनों तरंगों में न्यूनतम होता है। एल तरंग का वेग तीनों तरंगों में न्यूनतम होता है, पहली बात। दूसरी बात, यह तरंग धरातल के निकट चलने के कारण धरातलीय तरंग कहलाती है। धरातलीय तरंग कहलाती है, बिल्कुल धरातल के साथ साथ चलती है, इसलिए इसको धरातलीय तरंग कहते हैं। और ये जो तरंग है ये पृथ्वी के कोर में नहीं जाती, अंदर नहीं जाती है, कोई विशेष जानकारी इससे नहीं मिलती, इसलिए इसको पृथ्वी के अंतरतम के विषय में कोई विशेष जानकारी प्रदान करने वाली तरंग नहीं माना जाता। केवल P और S प्राथमिक और द्वितीयक ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारियां प्रदान करती हैं या उपलब्ध करवाती हैं। इसके बाद अगली बात है
कि ये प्राथमिक और द्वितीयक तरंगें कुछ छाया उत्पन्न करती हैं। जैसा कि मैंने कहा, तो प्राथमिक तरंग तो कहीं भी द्रव आ गया तो उसको पार कर जाएगी, लेकिन जो द्वितीयक तरंग है वो कहीं भी द्रव आ गया तो उसको पार नहीं कर पाएगी। सेकेंडरी वेव, यहां लिखा हुआ है एस वेव, शैडो जोन। तो इसीलिए कहते हैं कि जो सेकेंडरी वेव है, द्वितीयक तरंग है, उसका छाया क्षेत्र बड़ा होता है। द्वितीयक तरंग का छाया क्षेत्र प्राथमिक तरंग की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। अधिक विस्तृत होता है। लिख दीजिए ये बात, द्वितीयक तरंग का छाया क्षेत्र प्राथमिक तरंग की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। कारण भी लिख दीजिए, क्योंकि द्वितीयक तरंग केवल ठोस माध्यम से ही होकर चल सकती है। द्वितीयक तरंग केवल ठोस माध्यम से ही होकर चल सकती है। और पृथ्वी का बाह्य कोर ठोस अवस्था में नहीं है। और पृथ्वी का बाह्य कोर ठोस अवस्था में नहीं है। ठीक है, तो वो सारा का सारा 103 डिग्री, मतलब ये जो एपिसेंटर है, इस एपिसेंटर से 103 डिग्री तक मिलेगी, एपिसेंटर से 103 डिग्री तक प्राप्त होगी। 103 डिग्री से आगे कहीं भी चले जाइए, किसी भी जगह सेकेंडरी वेव यानी द्वितीयक तरंग की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, तो द्वितीयक तरंग की प्राप्ति 103 डिग्री तक ही होगी। और जब हम बात करते हैं प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंग, तो आप लिख दीजिए कि प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंग का छाया क्षेत्र एपिसेंटर से 105, एपिसेंटर से दूर जाने पर 105 से 140 डिग्री के मध्य बनता है। एपिसेंटर से दूर जाने पर 105 से 140 डिग्री के मध्य बनता है। 105 से 140 डिग्री के मध्य बनता है। एक बार के लिए तो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी वेव, प्राथमिक तरंग का तो छाया क्षेत्र बनना ही नहीं चाहिए। वो तो ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यम से होकर गुजर सकती है, तो उसका छाया क्षेत्र क्यों बनता है? तो फिर इसका जवाब होता है, उसका छाया क्षेत्र इसलिए बनता है क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक परतें जो हैं वो अलग अलग घनत्व वाली है, अलग अलग अवस्था में है, यानी उनकी अवस्थाएं भी अलग अलग हैं और घनत्व भी अलग अलग है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, भूकंप जब आता है तो भूकंप के कारण सतह में कंपन उत्पन्न होता है और वायुमंडल सारा का सारा हिलने लगता है, ऊपर से नीचे सारा वायुमंडल।
और इसका प्रभाव आयन मंडल में भी चला जाता है। और आयन मंडल के जो आयनीकृत कण होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वायु के, वो आयनीकृत कण भी एक प्रकार से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनमें भी व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। और जो तरंगे हम यहां से प्रसारित करते हैं और वो जो रिटर्न करके आती हैं पृथ्वी धरातल तक, वो सही प्रकार से नहीं आ सकती। यानी रेडियो जो सिग्नल्स होते हैं, रेडियो संकेत होते हैं, उनमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार भूकंप के द्वारा संचार भी प्रभावित हो सकता है। भूकंप के कारण संचार भी प्रभावित हो सकता है आयनोस्फीयर के अंदर। और वायुमंडल में कई बार इंफ्रासोनिक वेव्स, यानी बहुत ही, हम तो उनको सुन भी नहीं सकते, ऐसी इंफ्रासोनिक ध्वनि तरंगें भी प्रवेश कर जाती हैं जो वायुमंडल को प्रभावित कर सकती हैं। वायुमंडल के दाब में भी परिवर्तन ला सकती हैं। भाई अचानक भूकंप आएगा तो वायुमंडल किसी जगह से हिल जाएगा, तो हिलने से उस जगह बाद में कुछ देर के लिए वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन हो सकता है। जितना वायु दबाव डाल रही थी उसमें से कुछ हवा को वहां से हटा सकता है भूकंप, तो वहां वायुमंडल का ये दबाव कम हो सकता है और अन्य स्थानों पर वायुमंडलीय दबाव बढ़ सकता है। तो भूकंप का ये भी एक प्रभाव होता है कि वायुमंडलीय दबाव में अंतर आ जाता है। ठीक, तो ये था आज का हमारा पाठ, जिसमें हमने पढ़ा कि भूकंप क्या होता है, भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं। अगर हम हाल फिलहाल में कोई बड़े भूकंप की बात करें कि दुनिया भर में कौन से भूकंप थे जो बड़े भूकंप रहे, तो हम कह सकते हैं कि सिक्किम नेपाल सीमा पर भूकंप आया था 2021 के अंदर। इसके बाद लद्दाख में 2019 में 6.3 रिक्टर पैमाने का भूकंप आया था। बिहार नेपाल सीमा पर 2015 में, बिहार नेपाल सीमा 2015 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके अलावा तुर्की सीरिया में 2023 में ही भूकंप आया, तुर्की और सीरिया में, जो 7.8 और 7.5 मैग्नीट्यूड के, परिमाण के दो भूकंप थे। 7.8 और 7.5 परिमाण के दो भूकंप, जिनमें 50,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, तो तुर्की और सीरिया की सीमा पर कब आया भूकंप? 2023 में। उसकी तीव्रता कितनी थी? 7.8 और 7.5, दो झटके आए थे भूकंप के। ठीक है, मैक्सिको में 2017 में भूकंप आया था, उसमें भी 6,000 के आसपास लोग घायल हुए और 370 लोग मारे भी गए थे। एक हैती में भूकंप आया था, पश्चिमी द्वीपों में, हैती में 2021 में, वो भी 7.2 तीव्रता का भूकंप था हैती में। जापान के टोहोकू एक जगह है जापान में, टोहोकू, उसमें 2011 में भूकंप आया था। 9 रिक्टर स्केल पर उसकी जो मैग्नीट्यूड था वो था 9, यानी बहुत ही तेज भूकंप। तो ये दुनिया भर के कुछ विशिष्ट भूकंप जो बहुत तेज रहे, काफी सारा नुकसान इन्होंने पहुंचाया। तो आज हमने एक अंतर्जात बल को पढ़ा और वो बल हुआ भूकंप। कल फिर से हम एक और अंतर्जात बल के बारे में पढ़ेंगे और वो होगा ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी के साथ साथ सुनामी भी पढ़ लेंगे हम, दोनों अंतर्जात बलों को एक साथ ही पढ़ लेंगे। और फिर बात करेंगे बहिर्जात बलों की, कल ही बहिर्जात बलों के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए अब हम इतना ही रखेंगे, हम मिलते हैं अब कल। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो। बाय बाय।